हेलो एल्कीन बनाने की जो आगे की विधि है, नंबर 3। अभी तक मैंने आपको कल जो बताई थी वो अल्कोहल की PCl यानी PX5, PX3 या थायोनिल हैलाइड SOX2 आदि के साथ क्रिया बताई गई थी। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन का मतलब है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पर हम एडिशन करेंगे यानी योग करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो, वे सभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप जो योग करेंगे वो मार्कोनी के अनुसार करेंगे, मार्कोनिकोफ के अनुसार करेंगे। मार्कोनिकोफ का क्या नियम है? जब किसी भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में किसी भी योगात्मक यौगिक का योग कराते हैं तो उस योगात्मक यौगिक का ये जो नेगेटिव पोर्शन है वो असंतृप्त उस कार्बन पर पहुंचता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जैसे मान लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका HBr से क्रिया कराता हूँ तो यहाँ पे ये जो HBr है ये H पॉजिटिव है और Br नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पर पहुँचेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो रिएक्शन क्या होगी? CH3 CHBr CH3, तो H जो है वो H इस पे पहुंचेगा, तो H की संख्या 2 थी 3 हो जाएगी। यहाँ पे Br है। जब एक मूलक एक कार्बन पर और दूसरा मूलक एक अलग कार्बन पर लगता है तो एक बॉन्ड कम हो जाता है, यानी 2 बॉन्ड थे 1 बॉन्ड हो गया। मार्कोनिकोफ के अनुसार अनसैचुरेटेड में होगी। तो अगर आपको ये करना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन, इस पे HBr का योग करना है तो नेगेटिव पोर्शन उस कार्बन पर पहुंचता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। यदि हाइड्रोजन की संख्या दोनों कार्बन पर बराबर रहती है तो नेगेटिव पोर्शन किसी भी कार्बन पर पहुंच सकता है, तो जैसे CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 Br। अब एक दूसरा, ये तो था मार्कोनिकोफ का नियम। मार्कोनिकोफ यही कहता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब योग कराया जाता है तो योगात्मक यौगिक का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन पर पहुंचता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यदि हम योग एंटी मार्कोनी कराते हैं, एंटी मार्कोनी का मतलब खेरस इफेक्ट कराते हैं या पर ऑक्साइड इफेक्ट इसे पर ऑक्साइड इफेक्ट कराते हैं, यानी योग जो कराते हैं वो किसी भी पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उससे ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर पहुंचता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, यानी मार्कोनी के उल्टा। इसी कारण से इसे जो है एंटी मार्कोनी के लाभ भी कहते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, यहाँ पर कोई भी आप परऑक्साइड ले सकते हैं। अगर इस परऑक्साइड के प्रेजेंस में है तो मार्कोनी में तो क्या गया था, ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन उस कार्बन पर पहुंचा था जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम थी, यानी यहाँ पे। अब की बार ये नेगेटिव पोर्शन उस पर पहुंचेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, तो नेगेटिव यहाँ चला गया और H पॉजिटिव यहाँ पे जाएगा, तो सूत्र हमारा बनेगा CH3 CH2 एंड CH2 Br। इसमें 1 डिग्री बनता है और पहले वाले में जो है वो 2 डिग्री बनता है।
बनाने की विधि इससे अगली, हैलाइड बनाने की विधि इससे आगे। हुंसडीकर, CKER, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि सिल्वर का कोई भी हम एसिड का साल्ट लेते हैं, एसिड का साल्ट लेते हैं और उसकी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ क्रिया कराते हैं। जैसे कोई सा भी आप ले लें, CH3COOAg प्लस ब्रोमीन प्रेजेंस CCl4, तो ये क्या बन गया, AgBr, और इसके अंदर से CO2 बाहर निकल गई, CH3 और Br। इस बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया में CO2 जो बाहर निकलती है, इस रिएक्शन को डीकार्बोक्सिलेशन भी कहा जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन की ये क्रिया भी कही जाती है। अब आपके जो आते हैं वो हैलोजन के इनके गुण। सबसे पहला आता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। हैलो एल्केन के गलनांक और क्वथनांक पैतृक एल्केनों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। जैसे मान लिया CH3Br हमारा हैलो एल्केन है, तो CH3Br जो बना है वो इससे बना है CH4 से। ये इसकी पैतृक एल्केन है, मदर एल्केन जो है वो इसकी ये होगी। इसके और इसके अंदर जो सिर्फ अंतर है वो एक H के स्थान पर Br है। तो अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी अधिक होता है। इसका कारण है हैलो एल्केन के अणुभार में संगत पैतृक एल्केनों की अपेक्षा अधिक होना। इसका जो मुख्य कारण है, इसका जो अणुभार है वो इसकी अपेक्षा अधिक होता है। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यदि CH3 CH2 CH2 CH2Br 4 कार्बन की श्रृंखला है और उसमें ब्रोमीन है। एक कंपाउंड आपका ये हो गया। दूसरा कंपाउंड अगर ये कर दिया जाए CH3 CH2 CH Br CH2 और CH3, यही कंपाउंड जो का तो अणुभार इसका समान है, लेकिन ये 1 डिग्री है और ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये दूसरा 2 डिग्री हो गया। अगर मैं इसे ऐसे एक और कंपाउंड इस तरीके से ले लिया जाए जिसका अणुभार सेम होगा, ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन समूह से घिरा हुआ है। ये कार्बन जिस पर ग्रुप लग रहा है ये 2 अलग अलग कार्बन से घिरा है, ये ग्रुप लगा हुआ है केवल एक कार्बन से घिरा हुआ है। तो 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट सभी का C4H9Br 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 सभी का मोलिकुलर वेट समान है, परंतु एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, एक 3 डिग्री है। इनके बॉइलिंग पॉइंट का यदि कंपैरिजन किया जाता है तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड ग्रेटर देन 3 डिग्री, यानी 3 डिग्री का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो घटता चला जाता है।
इसके पश्चात CX प्रकृति, CX प्रकृति, CX प्रकृति का मतलब आपके यहाँ पे गुण में है कि कार्बन से डायरेक्टली जो हैलोजन लगे रहता है उसकी प्रकृति। एल्केन, हेलो एल्केन यानी एल्किल हैलाइड अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। उसका जो कारण है वो अभी मैं बताता हूँ आपको। कार्बन और हैलोजन के बीच जो है वो एक सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा इस तरीके से बंधे रहते हैं। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है अधिक X की अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो X की ओर को खिसक जाता है, जिससे इस पर आंशिक ऋण तथा कार्बन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। ये जब भी किसी भी अधिक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है तो ये X रिलीज हो जाता है, अभिक्रिया में X रिलीज होता है। यानी इसे हम ऐसे करेंगे, पॉजिटिव X नेगेटिव प्लस न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, तो इसमें C X नेगेटिव, इस तरीके से ये रिलीज हो जाता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है ये अधिक सुगमता से केवल तभी क्रिया करता है जब ये तभी रिलीज करता है जब न्यूक्लियो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होती है। इसकी नेगेटिविटी X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अधिक होती है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, प्लस NU प्लस NU प्लस NU। सबसे ज़्यादा सुगमता से जो क्रिया होती है वो 3 डिग्री के अंदर होती है। यानी 3 डिग्री रिएक्टिविटी अगर हम इनकी देखते हैं 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये आता है। नेक्स्ट, KOH के साथ क्रिया, KOH के साथ। KOH जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक्वस और एल्कोहलिक। सबसे पहले हम एक्वस के साथ करेंगे, AQ के साथ, यानी RX प्लस KOH, यहाँ पे करेंगे AQ। R के स्थान पर आप कोई भी कार्बनिक श्रृंखला ले सकते हैं। तो ये K और ये X क्या बन गया, KX, और ये OH X के स्थान पर चला जाएगा, ROH। यदि R के स्थान पर मैं कोई भी एक लेता हूँ, CH3 CH2X प्लस KOH, यहाँ पे AQ करना पड़ेगा एक्वस, तो क्या बन गया, KX और प्लस CH3 CH2OH। B, अगर हम एल्कोहलिक लेंगे ALC, CH3 CH2X प्लस KOH, ये ALC करेंगे। तो ALC के अंदर K ये और X ये माइनस KX, ये जो OH है ये उस H के साथ क्रिया करेगा जो H उस कार्बन से टूटेगा जो H X के साइड वाला हो, यानी ये माइनस H2, एक H यहाँ से, तो क्या बन गया, यहाँ पे CH2 बच गया, यहाँ पे CH2 बच गया। दोनों के बीच एक बॉन्ड था, जब एक इससे हटा एक इससे हटा, दोनों के बीच
एक बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ से तो H निकला, यहाँ से X निकला, तो इस अभिक्रिया को डी हाइड्रो हैलोजिनेशन कहा जाता है। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण इसकी अभिक्रिया से कहते हैं। नेक्स्ट, विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है, कोई भी एल्क ऑक्साइड होगा, एल्क ऑक्साइड, सोडियम एल्क ऑक्साइड होगा, और कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा, ये क्रिया करेंगे और एक ईथर बनाएंगे। जैसे आपका ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे C2H5Br, और सोडियम एल्क ऑक्साइड हो गया आपका C2H5ONa, तो ये Na, ये Br, NaBr, और क्या बच गया C2H5OC2H5, यानी डाई इथाइल ईथर, ये चेंज हो जाता है इसमें। इस अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया में जो एल्काइल हैलाइड होगा उसकी सोडियम के साथ रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, तो हमेशा एल्केन बनाएंगे। एल्केन कैसे, कोई भी एल्काइल हैलाइड आप ले लो, CH3Br, इस एल्काइल हैलाइड के हमेशा दो मॉलिक्यूल होंगे, दो मॉलिक्यूल, यानी +Na +Na +Br CH3, क्या बन गया 2NaBr, CH3 और CH3 यानी एथेन। इस अभिक्रिया में जो वुर्ज अभिक्रिया होती है, इससे कभी भी मेथेन का निर्माण नहीं होता, कभी भी मेथेन का निर्माण नहीं होता। अगर हम एक से ज़्यादा प्रकार के एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे CH3Br और C2H5Br की Na के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, सबसे पहले तो एक अणु इसका, एक अणु इसका, देखो 3 मॉलिक्यूल इसमें बनेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लो, CH3Br + 2Na, ड्राई ईथर, क्या बन गया 2NaBr और CH3, पहले तो 2 इसके लिए, अब 2 इसके लो, C2H5Br + 2Na, कंडीशन जो की तो -2NaBr भी जो का तो ये, तो क्या बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 यानी ब्यूटेन। अब एक इसका, इस तरीके से ये बनते हैं CH3Br + 2Na और +Br C2H5, ड्राई ईथर -2NaBr और C2H5Br और +CH3 यानी प्रोपेन। तो ये वुर्ज अभिक्रिया हुई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड यानी RX की हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये Mg जो है इन दोनों के बीच में घुस जाता है, RMgX बना देता है। इसे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक केवल उन्हें कहेंगे, R जो है वो कोई भी एल्काइल होगा, X कोई भी हैलोजन, जैसे
FCl और Mg कोई भी बाइवेलेंट मेटल, मोस्टली सेकंड ग्रुप, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। इसके बाद RX की KNO2 के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं -KX और RONO यानी एल्काइल नाइट्राइट प्राप्त होता है, नाइट्राइट। अगर हम इसके विपरीत RX की AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं -AgX, तो हमें RNO2 प्राप्त होता है। RX KCN के साथ क्रिया, KCN तो -KX और RCN यानी नाइट्रिल प्राप्त होते हैं। RX की अगर हम AgCN के साथ क्रिया कराते हैं तो -AgX और RNC आइसोनाइट्रिल प्राप्त होता है। इसका मुख्य कारण है इसका सहसंयोजक होना, सहसंयोजक होना। ये आपका समाप्त हो गया।